स्वागत करता हूं अपने सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 कर रहे थे। चैप्टर 6 हम इसमें कर रहे थे। आज हम उसके पार्ट 3 में हैं। ठीक है, चैप्टर 6 का ये पार्ट 3 होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो समझिए कि हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इसका डेफिनेशन, इंट्रो, ये चीज़ें कर ली हैं। अब हम इसमें जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे वेदरिंग। अब देखो, वेदरिंग क्या होता है? जो वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जब एक्ट करते हैं अर्थ मटेरियल्स पे, वेदर के एलिमेंट्स जब एक्ट करते हैं अर्थ मटेरियल्स पे, तो अर्थ के मटेरियल को तोड़ते हैं। इसी को कहते हैं वेदरिंग। वो उसको फिजिकली तोड़ते हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन करते हैं और केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं रॉक्स का, वेदर के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेदरिंग। यानी कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स किसकी मदद से? वेदर के एलिमेंट्स की मदद से, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स की मदद से, उसको कहते हैं वेदरिंग। जो वेदरिंग में काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग, या तो वो इंडिविजुअली एक्ट करेंगी या फिर वो एक साथ मिलकर काम करेंगी। ठीक है, फिर वो अर्थ के मटेरियल को तोड़ती फोड़ती हैं और उनको टुकड़ों में, फ्रेगमेंटेड स्टेट में ले आती है। ठीक है, अब क्योंकि जब वेदरिंग होती है तो वहाँ पर बहुत कम मोशन, या तो लिटिल मोशन या फिर नो मोशन, ठीक है, मोशन होता ही नहीं है या बहुत कम मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम वेदरिंग को इन सीटू या फिर ऑन साइट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वेदरिंग को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। तो ये हैं वो फैक्टर जो वेदरिंग को इफेक्ट करते हैं। जियोलॉजिकल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी यानी जो फीचर्स ऑफ अर्थ हैं वो, वेजिटेटिव फैक्टर्स यानी वेजिटेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो वेदरिंग प्रोसेसेस एंड डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। जो वेदरिंग के प्रोसेसेस और वेदरिंग मेंटल, ये डिपेंड करता है किस पे? क्लाइमेट पे। अच्छा, वेदरिंग प्रोसेसेस आप समझ गए, वो सारी की सारी प्रोसेसेस जो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में मदद करती हैं। अब ये वेदरिंग मेंटल क्या है? तो देखो वेदरिंग मेंटल क्या होता है, देखो ये समझो, जो अर्थ की सॉइल होती है ना, उसमें ऊपर की तरफ लेयर ऑफ लूज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। हमें सॉइल देखने को मिलती है, या जो पत्थर होते हैं वो ऊपर टूटे फूटे रहते हैं, और नीचे उसमें अनआल्टर्ड रॉक बेड होता है, यानी कि इस पर कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, ये एकदम जैसा पहले था वैसे ही है, अनआल्टर्ड, मतलब इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है। और ऊपर वाली जो लेयर है वो टूट फूट गई है। तो इसमें क्या होता है, ये जो लेयर ऑफ लूज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होती है ना अनआल्टर्ड रॉक बेड के ऊपर, इसी को कहते हैं वेदरिंग मेंटल। की वेदरिंग किस पोर्शन में हुई है, कहाँ तक हुई है, तो इसको कहते हैं वेदरिंग मेंटल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वेदरिंग मेंटल का एक डायग्राम भी है यहाँ पर, फिगर 6.2, ये देखो। तो इसमें क्या है, ये हैं अलग अलग क्लाइमेटिक रेजिम्स, टुंड्रा, टाइगा पॉडसोल जोन, स्टेप, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट, क्या है ये, सायाना, है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन ग्रेटर देन 3000 मिलीमीटर। ये अलग अलग वो हैं क्लाइमेटिक रेजिम्स। और इनमें वेदरिंग, इसमें जो डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल है वो क्या क्या है, वो ये है, देखो नंबर से मार्क करी हुई। जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वो फ्रेश रॉक है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है जोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्ट्रेशन, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत केमिकल अल्ट्रेशन होता है। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पे जोन ऑफ मॉडरेट टू गुड केमिकल अल्ट्रेशन, वहाँ पर केमिकल अल्ट्रेशन मॉडरेट से गुड होता है। 4 है क्ले मिनरल जोन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 है जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, 5 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है। और 6 यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम का, सॉइल विद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। और जो 6 जहाँ पर लिखा हुआ है वो सॉइल है जहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम देखने को मिलती है। तो इस फिगर में क्या दिखाया गया है, क्लाइमेटिक रेजिम्स एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल्स। तो अलग अलग क्लाइमेटिक रेजिम्स में क्या क्या डेप्थ है वेदरिंग मेंटल की। ये स्ट्रैकहोव 1967 से अडेप्ट और मॉडिफाई किया गया है।
इसी में एक्टिविटी दे रखी है आपको कि भाई जो ये जो लैटिट्यूड्स है ना इन क्लाइमेटिक रेजिम्स के, आप इनके लैटिट्यूड मार्क कर दीजिए। जैसे टुंड्रा है तो वो कौन सी लैटिट्यूड से कौन सी लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, स्टेप है तो वो कौन सी लैटिट्यूड से कौन सी लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, वो आपको मार्क करने हैं। फिर इससे आगे है कि जो वेदरिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वेदरिंग 3 प्रकार की होती है, फिजिकल और मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब इनको पढ़ेंगे हम अच्छे से। उससे पहले ये जो तीनों प्रोसेस है ना, ये इंडिपेंडेंटली कभी भी एक्ट नहीं करती, मतलब पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करती। ये तीनों प्रोसेस साथ में चलती हैं और उनमें से कोई ना कोई एक ज़्यादा डोमिनेट करेगा, है ना। यानी कि जो वेदरिंग होती है, हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली फिजिकल या मैकेनिकल है, या ये वाली वेदरिंग कंप्लीटली केमिकल है या बायोलॉजिकल है। हम कहेंगे कि तीनों ही चलती हैं एक साथ, लेकिन उनमें से कोई एक ज़्यादा डोमिनेट करती है। यानी कि तीनों ही चल रही हैं लेकिन वहाँ पर फिजिकल और मैकेनिकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तीनों ही वेदरिंग चल रही हैं लेकिन वहाँ पर केमिकल वाला वेदरिंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में ये समझ जाओ कि जो भी काटना होगा चीज़ों को या तोड़ना फोड़ना होगा वो केमिकल के द्वारा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक्स। ये सारी की सारी चीज़ें रॉक्स पे एक्ट करती हैं और उनको डिकम्पोज करती हैं, यानी कि तोड़ती फोड़ती हैं, डिज़ोल्व करती हैं और रिड्यूस करती हैं देम टू अ फाइन क्लास्टिक स्टेट। एक फाइन क्लास्टिक स्टेट में ये सारी की सारी चीज़ें रॉक को डिकम्पोज, डिज़ोल्व और रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बोनेशन का मतलब कार्बन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का मतलब वाटर का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का हट जाना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थ्रू केमिकल रिएक्शंस बाय ऑक्सीजन, सरफेस एंड और सॉइल, वाटर एंड अदर एसिड्स। तो ये केमिकली रिएक्ट करती हैं, ठीक है। केमिकली रिएक्ट करती है कौन, ऑक्सीजन या फिर सरफेस या सॉइल में जो वाटर है और बाकी एसिड्स के साथ। तो यही है, केमिकल की मदद से या किसी चीज़ के जुड़ जाने से, किसी केमिकल के जुड़ जाने से रॉक को डिकम्पोज, डिज़ोल्व और रिड्यूस करना, ठीक है, या किसी एसिड के जुड़ जाने से, तो उसको कहते हैं हम केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। अब देखो, जो वाटर, एयर और हीट है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर जाती हैं। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में भी होती है और अंडरग्राउंड भी होती है। अब अंडरग्राउंड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स से। तो वहाँ पर भी हमें केमिकल रिएक्शंस या केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। अब फिजिकल में आ जाए तो यहाँ पर केमिकल का कोई काम नहीं, यहाँ पे फोर्स का काम लगेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्सेस में। 3 तरह की फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपेंशन और वाटर प्रेशर। ग्रेविटेशनल में भी देखें, गुरुत्वाकर्षण में देखें तो ओवरबर्डन प्रेशर, यानी उसके ऊपर जो चीज़ है उसका प्रेशर, कोई लोड उसके ऊपर रखा हुआ है। शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस कल समझाया था, जो अपोजिट फेसेस में लगता है। एक्सपेंशन में भाई जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी में एक्सपेंशन आने लगते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ होती है या फिर एनिमल एक्टिविटी होती है तो बॉडी एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है। वाटर प्रेशर, जब वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स चलती रहती है तो वाटर का प्रेशर बन जाता है। ये फोर्सेस जब सरफेस पे लगती हैं या फिर अर्थ मटेरियल्स में लगती हैं तो ये रॉक को तोड़ देती हैं, फ्रैक्चर कर जाती हैं, और इसी को कहते हैं हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। आगे, थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट से जो एक्सपेंशन होता है और प्रेशर के हटने से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ है और वो चीज़ हटा दी जाए तो प्रेशर के रिलीज से भी, जब ये चीज़ हट जाती है तो यहाँ पर प्रेशर रिलीज होता है, यहाँ पर भी वेदरिंग होने लगती है। यानी थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट के कारण जो एक्सपेंशन होता है और प्रेशर रिलीज से भी वेदरिंग हो रही है। अब ये रहा आगे, ये जो वेदरिंग प्रोसेसेस हैं ये स्मॉल होती हैं एंड स्लो होती हैं, बट कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू द रॉक्स। ये स्मॉल यानी कि कम होती हैं और धीरे धीरे होती हैं, लेकिन ये पत्थरों पे ग्रेट डैमेज कर सकती है, क्योंकि लगातार उन पर फटीग बना हुआ है, लगातार उन पर फोर्स लग रही है, और रेपिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो कंटिन्यूड फटीग यानी कंटिन्यूड फोर्स या स्ट्रेस, और जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिपीटेडली होता रहता है तो ये रॉक्स को डैमेज कर देती हैं। बढ़ते हैं आगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, ठीक है। यानी कि किसी भी लिविंग
ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी कटान हो रहा है, जो भी तोड़फोड़ हो रही है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण वेदरिंग होना। तो कंट्रीब्यूशन टू और रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस, ये आयंस है, ठीक है, आयरन्स नहीं है, आयंस है, फ्रॉम वेदरिंग इन्वायरमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंज आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट या ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने के कारण, तो उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है क्या करती है, ये मिनरल्स और आयंस को हटाने में मदद करती है वेदरिंग इन्वायरमेंट से, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट। अब देखो ग्रोथ कैसे है, जैसे ये दीवार है, इससे पेड़ उग रहा है, उसकी जो जड़ है, तो इस पेड़ के उगने से, इस पेड़ के ग्रो करने से इसकी जड़ भी बढ़ रही है और वो इस दीवार को तोड़ रही है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, भाई मिट्टी में अर्थवॉर्म चल रहा है, टर्माइट्स चल रहे हैं, रोडेंट्स चल रहे हैं, तो ये बरोइंग एंड वेजिंग करते हैं, ये उस मिट्टी को काट देते हैं और उसमें गड्ढे बनाते हैं, तो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी वेदरिंग हो जाती है। ये क्या करते हैं, नई सरफेस को केमिकल अटैक के लिए एक्सपोज कर देते हैं। तो जब ये उस पे चलते हैं या उस पे बरो बनाते हैं, तो अंदर की सरफेस जो है एक्सपोज हो जाती है, और तब उस पर केमिकल अटैक हो सकता है और वहाँ पर वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। और ये जब बरो बनाएंगे, गड्ढे गुड्ढे बनाएंगे वहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, मॉइस्चर वहाँ पर, मॉइस्चर और एयर पेनिट्रेट कर जाएगी वहाँ पर, एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, और ये मदद करते हैं कि मॉइस्चर और एयर वहाँ पर चले जाए, फिर वो मॉइस्चर और एयर वहाँ पर फ्रीज होके या प्रेशर लगा के उन चीज़ों को तोड़ेगा, वेदरिंग करेगा। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, डिस्टर्बिंग वेजिटेशन, प्लविंग एंड कल्टिवेटिंग सॉइल। ह्यूमन बींग्स जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, उनको डिस्टर्ब करता है। प्लविंग मतलब खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं, सॉइल्स को जोतते हैं, कल्टीवेट करते हैं सॉइल्स को, तो इससे क्या होता है, जब वो सारी ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इससे मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन द अर्थ मटीरियल्स। इससे क्या होता है, एयर, वाटर और मिनरल्स अर्थ मटीरियल से मिल जाते हैं और नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं। ऐसे ही आगे जो सड़ते गलते हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो कार्बोनिक, ह्यूमिक और अदर एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कुछ एलिमेंट्स का डिके और सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सड़ते गलते प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, ह्यूमिक, कार्बोनिक और बाकी एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बढ़ा देते हैं डिके एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। और ये चीज़ें कुछ एलिमेंट्स को सड़ाने गलाने में मदद करती हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देती हैं, ठीक है। प्लांट रूट्स वाला एग्जांपल मैंने समझाया था कि वो अर्थ मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, मैकेनिकल प्रेशर, और उनको तोड़ देती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वेदरिंग, ठीक है। अब वेदरिंग में कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग देखेंगे, एक्सफोलिएशन नाम से। तो स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, एक्सफोलिएशन, ठीक है। स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग में एक एक्सफोलिएशन नाम का फिनोमेना हमें देखने हैं। इसमें क्या होता है, चलो समझते हैं। इसको हम फिजिकल वेदरिंग के अंदर ही डिस्कस करते हैं। जब अनलोडिंग होती है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई मटेरियल जो रखा होता है उसको हटा दिया, अनलोड कर दिया, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी हीट की वजह से ये सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, हीट की वजह से इसका सिकुड़ना और फैलना, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। और सॉल्ट वेदरिंग होती है, और सॉल्ट की वजह से जो वेदरिंग होती है, तो एक्सफोलिएशन को हम इसी में पढ़ते हैं। ये एक रिजल्ट है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक रिजल्ट है, ठीक है, इन चीज़ों का ये रिजल्ट है। तो एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम अनलोड करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर जो शीट्स, ठीक है, यहाँ पर शीट्स, अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट आता है वो कर्व्ड हो जाती हैं, तो ये कर्व्ड शीट्स जो है, या ऐसे शंखनुमा शीट्स, कर्व्ड सेल्स या शीट्स, इससे ऐसे बाहर निकलने लगती है, वो टूटने लगती हैं, रिप ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स और बेड रॉक रिजल्ट्स इन स्मूथ एंड राउंडेड सर्फेसेस। तो जब रॉक्स के ऊपर से ऐसी कर्व्ड शीट्स या शेल्स निकल जाती हैं, ठीक है, रॉक से या फिर बेड रॉक से, तो वहाँ पर हमें स्मूथ एंड राउंडेड शेप देखने को मिलती है। ऐसी स्मूथ और राउंडेड शेप हमें देखने को मिलती है। इसी इफेक्ट को या इसी रिजल्ट को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। इसका एक डायग्राम भी यहाँ पर दे रखा है, देखो। तो ये ऐसे राउंडेड पत्थर हमें देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे डायग्राम में क्लियर है नहीं,
लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे राउंडेड पत्थर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इससे कर्व्ड शीट जो है वो काट ली गई है, फ्लेक ऑफ कर दिया है, ठीक है, यानी कि वो जो पतली झिल्ली है कर्व्ड शीट्स की वो यहाँ से निकाल दी गई हैं, ठीक है। इन रीजंस के कारण अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सॉल्ट वेदरिंग के कारण वो निकाल दी गई हैं, तो हमें स्मूथ राउंडेड सर्फेसेस देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। इट कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये हो जाती है। भाई कोई भी चीज़ है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी हीट हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो जब हीट होगी तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, जब नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही करते रहेगा तो उसकी बाहर से लेयर्स निकलने लगेंगी, तो ये टेम्परेचर चेंज के कारण इंड्यूस होता है। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टॉर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली। तो अनलोडिंग और थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो हमें फिगर देखने को मिलती है, या जो हमें फिगर तो नहीं बोलेंगे, जो हमें फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टॉर्च, ठीक है। अब समझेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। भाई वेदर का महत्व क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो ये रॉक्स को तोड़ते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, और ये मदद करते हैं नई सॉइल के बनने के लिए, रिगोलिथ एंड सॉइल के फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ ये इरोजन और मास मूवमेंट करवाने में भी मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। अगला है जो बायोम्स और बायोडाइवर्सिटी होती हैं, है ना, हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं बायोम्स और बायोडाइवर्सिटी, वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट वेजिटेशन पे, और फॉरेस्ट वेजिटेशन डिपेंड करता है वेदरिंग मेंटल्स पे, है ना, जो हमने पढ़ा था वेदरिंग मेंटल उस पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट, वेदरिंग मदद करती है मास वेस्टिंग में, इरोजन में, रिडक्शन ऑफ रिलीफ, जो रिलीफ फीचर्स हैं अर्थ के उनको कम करती है, उनको तोड़ती फोड़ती है, उसमें चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स आर अ कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन, और वहीं पे लैंड फॉर्म में भी बदलाव लाती है, और ये कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है इरोजन का भी। सॉइल फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प इन द एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशंस ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना कि जो वेदरिंग है ना, वेदरिंग, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो वो हमें एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके एनरिचमेंट में भी मदद करती है। एनरिचमेंट मतलब इनमें, ये मानो, मैं समझाता हूँ आपको एनरिचमेंट, बस ये समझ लो कि वेदरिंग जो है एनरिचमेंट यानी जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को एनरिच करने में मदद करती है, यानी कि वेदरिंग जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करती है। अब देखो कैसे, एनरिचमेंट को मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। मान लो हमारे पास कोई पत्थर है, कोई रॉक है, ठीक है, ये हमारे पास रॉक है, उसमें कोई वैल्यूएबल मिनरल है, ये येलो कलर वैल्यूएबल मिनरल दिखा रहा है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसमें हो सकता है ये उसके ऊपर कंसोलिडेटेड मटेरियल हो, मिट्टी हो, या कुछ भी चीज़ हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये रॉक है। तो इसमें अभी देखें तो जो वैल्यूएबल मिनरल का कंसंट्रेशन है वो इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसके मुकाबले वैल्यूएबल मिनरल का कंसंट्रेशन इसमें कम दिखाई पड़ रहा है, हमें कम दिखाई पड़ रहा है। फिर क्या उसमें वेदरिंग और इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ, कटान हुआ, केमिकल और फिजिकल लीचिंग हुई ग्राउंड वाटर से, ठीक है, ग्राउंड वाटर से केमिकल और फिजिकल लीचिंग हुई, तो इसका जो ऊपर बाहर का एक्स्ट्रा मटेरियल था ना वो कुछ कट गया, निकल गया, तो ये बाहर का एक्स्ट्रा मटेरियल कम हो गया। अब देखें तो वैल्यूएबल मिनरल तो यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, बट अब जो बाहर का मटेरियल है वो कम हो गया, तो हम कहेंगे इस रॉक में जो वैल्यूएबल मिनरल की मात्रा है वो एनरिच हो गई, वो बढ़ गई। हालांकि वो बढ़ी नहीं है वो उतनी ही, लेकिन वो एनरिच हो गई। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो बाहर का एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हट गया। तो अब हम बोलेंगे जो इसमें वैल्यूएबल मिनरल है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसी को बोलते हैं एनरिचमेंट। यानी कोई जो रॉक है इसमें वैल्यूएबल मिनरल था, इसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ वेदरिंग की मदद से कट गया,
अगर हमें ये एक्स्ट्रा मटेरियल खुद काटना पड़ता तो हमें ज़्यादा पैसे लगते, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइएबल नहीं होता। लेकिन जब वो कुछ पार्ट कट गया तो अब हमें इससे प्रॉफिट मिल सकता है। कुछ पार्ट कट गया, अब हमें थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी है, थोड़ा सा पैसा लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगाना है, तो अब हमारे लिए ये चीज़ इकोनॉमिकली वाइएबल हो गई, यानी अब हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा इसमें। तो इसी को कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ मिनरल, और इसकी में मदद करता है वेदरिंग। वेदरिंग ने हमारी मदद करी, देखो किस प्रकार से, ये आपको समझ में आ गया होगा। रॉक्स होती है, उनमें वेदरिंग होती है, कैसे? सम मटेरियल्स आर रिमूव थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय ग्राउंड वाटर, ठीक है। कुछ मटेरियल्स जो है फिजिकल लीचिंग हो, केमिकल और फिजिकल लीचिंग होती है ग्राउंड वाटर से, उससे हटा दिए जाते हैं। फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूएबल मटेरियल्स है वो बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे समझाया। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सेम वैल्यूएबल मिनरल्स become sufficient and economically viable to exploit, process and refine। तो जो कंसंट्रेशन था उसमें, मतलब जो इस रॉक में मिनरल का कंसंट्रेशन था, इस रॉक में जो मिनरल का कंसंट्रेशन था वो हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है कि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइएबल हो गया कि अब हम इसमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके और अपना इसको एक्सप्लॉइट करके प्रोसेस करेंगे, रिफाइन करेंगे, उसको साफ सुफ करेंगे और अपना फ़ायदा हम इससे बना सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एनरिचमेंट, कि कंसंट्रेशन एक्चुअली बढ़ा नहीं है, बस हमारे लिए इस वैल्यूएबल मिनरल को निकालना उससे आसान हो गया वेदरिंग की मदद से, ठीक है, क्योंकि उसने वो एक्स्ट्रा मटेरियल काट दिया। तो बस यही चीज़ है। आई होप वेदरिंग इसके साथ आपको समझ में आ गया होगा। वेदरिंग हो गया यहाँ पर पूरा, लेकिन अभी वीडियो नहीं हुई है पूरी। थोड़ी 2-4 लंबी सांसें ले लो और बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो थोड़ा और लंबा रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस सारी इसी में कवर हो जाएं। तो पहला हमने वेदरिंग पढ़ा था, अगली हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट्स या मास वेस्टिंग। इसका मतलब होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ द मास रॉक्स ऑफ डेब्रिस डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी जो मास रॉक डेब्रिस है, यानी जो पत्थर का जो मलबा है वो स्लोप्स से नीचे खिसकेगा और ग्रेविटी की मदद से वो नीचे खिसक जाएगा। पत्थर का मलबा है ऊपर, उस पर ग्रेविटी लगेगी, वो स्लोप से नीचे खिसक जाएगा। इसी ट्रांसफ़र ऑफ मास को कहते हैं मास मूवमेंट। एक चीज़ यहाँ पर समझें कि एयर, वाटर और आइस डेब्रिस को, यानी कि मलबे को अपने साथ कैरी नहीं करती, बल्कि हम ये बोलेंगे कि जो मलबा है, जो डेब्रिस है, वो कैरी करता है एयर, वाटर और आइस को अपने साथ। यानी जो पत्थर का मलबा है वो अपने साथ लेके जाएगा एयर, वाटर और आइस को, वो इन चीज़ों को अपने साथ मूव करेगा, ठीक है। मूवमेंट जो है वो स्लो टू रैपिड हो सकते हैं, ठीक है, और ये किस डेप्थ तक अफेक्ट करते हैं? ये भाई शैलो डेप्थ को भी अफेक्ट करते हैं और डीप तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल देखने को मिलते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें नीचे खिसकने के अलग अलग टाइप हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ग्रेविटी जो है फोर्स लगाती है बेडरॉक पर भी और जो प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग होती है उन पर भी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेदरिंग जो है वो नॉट अ प्री रिक्विसाइट, यानी कि वेदरिंग नेसेसरी नहीं है मास मूवमेंट के लिए। वेदरिंग ज़रूरी नहीं है कि मास मूवमेंट के लिए कि वेदरिंग हो रखी है तभी मास मूवमेंट हो पाएगा, नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वेदरिंग मदद करती है मास मूवमेंट में, केवल और केवल मदद करती है मास मूवमेंट में। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग हो ही रखी है तो ही मास मूवमेंट होगा, क्योंकि वो बेडरॉक भी ट्रांसफ़र कर सकती है। भाई मास मूवमेंट में बेडरॉक ही तोड़ के ले गया तो, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। मास मूवमेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अगर वेदर्ड स्लोप्स हैं हमारे पास, कि टूटे हुए स्लोप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वेदरिंग हो रखी है, तो वो मास मूवमेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना फ्रिक्शन नहीं रहता ना। फिर मास मूवमेंट को मदद मिलती है किस किस से? ग्रेविटी और वेदरिंग से, ठीक है। और मास मूवमेंट को मदद नहीं मिलती है, यानी कि ये चीज़ सपोर्ट नहीं करते मास मूवमेंट को, तो वो है जियोमॉर्फिक एजेंट, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट। ये मास मूवमेंट को सपोर्ट उतना नहीं करते हैं। ये इरोजन के अंदर भी नहीं आता है, हम मास मूवमेंट को इरोजन भी नहीं बोल सकते, बट इसमें हमें मटेरियल का शिफ्ट देखने को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह में ग्रेविटी के कारण। अब देखो मास मूवमेंट में क्या होता है, ग्रेविटी की मदद से हमें मटेरियल का शिफ्ट देखने को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसीलिए हम इसको इरोजन नहीं बोलते हैं। इरोजन तो कटान होता है ना। ये तो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको इरोजन नहीं बोलते हैं। अब देखो ये कोई स्लोप है, इसमें कोई मटेरियल्स पहले से हैं लगे हुए, ठीक है, ये कोई पत्थर है या कुछ है, तो ये यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऊपर से जब मटेरियल बह के आएगा, ऊपर से जब मटेरियल मूव करेगा, तो ये मटेरियल उनको रेजिस्टेंस मूव करेंगे, और ये जो पहले से इसमें सटे हुए मटेरियल हैं, है ना,
ये स्लोप में जो मटेरियल पहले से हैं ये इस नीचे आते हुए मैटर को रेजिस्टेंस देंगे, ये इसको अपोज करेंगे, ठीक है। ये मटेरियल तभी नीचे जा पाएगा जब इनके अपोजिशन को ये, जब इसकी फोर्स इनके रेजिस्टेंस फोर्स से ज़्यादा होगी। यानी नीचे आने वाले मटेरियल का फोर्स जब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपोज कर रहे हैं इनके मोशन को, इनके फोर्स से ज़्यादा होगा। जब नीचे आने वाले मटेरियल का फोर्स इन तीनों की फोर्सेस से या इन ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस से ज़्यादा होगा तो ही ये मटेरियल बह के नीचे आ पाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स जो स्लोप में हैं पहले से, ये जो शेयरिंग रेजिस्टेंस देते हैं और ये मटेरियल्स जो है ये बह के आएंगे यहाँ पे, तो इन मटेरियल्स का जो बहने की फोर्स होगी वो इस शेयरिंग रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी तो ही ये नीचे बह पाएंगे, यही लिखा हुआ है। और ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्लोप में है ये शेयरिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इस फ्लो को, ठीक है। अगला पॉइंट ये है वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड रॉक्स। भाई कमज़ोर और असंगठित मटेरियल्स जो जुड़े हुए नहीं हैं आपस में, थिनली बेडेड रॉक्स जिनकी बेडिंग थिन है, फॉल्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, कोई बेड जिसकी डिप ज़्यादा है, ठीक है, वर्टिकल क्लिप्स, खड़ी चट्टानें और स्टीप स्लोप्स, और ऐसे स्लोप्स मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ढाल वाले स्लोप्स, और एबेंडेंट प्रेसिपिटेशन, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाए, टॉरेंशियल रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, एंड स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन, और अगर उस स्लोप में कोई वेजिटेशन भी नहीं है तो ये सारी की सारी चीज़ें फेवर करती है मास मूवमेंट्स को, तो इससे मास मूवमेंट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रिसीड मास मूवमेंट्स, कुछ एक्टिवेटिंग कॉज जो मास मूवमेंट से पहले होते हैं, यानी कि मास मूवमेंट को जो एक्टिवेट करते हैं, ऐसे कॉजेज को अब हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नीचे से अगर ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट हट जाता है तो इसका मास मूवमेंट हो सकता है, यानी कि रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, ठीक है। जब नीचे का सपोर्ट हट जाए किसी नेचुरल या किसी आर्टिफिशियल मीन्स से, किसी प्राकृतिक या फिर किसी आदमी या मैनमेड हरकत से ये चीज़ हट जाए तो इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का मास मूवमेंट हो जाएगा, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है जब ग्रेडियंट या हाइट ऑफ स्लोप्स बढ़ जाती है, या हाई या लो बढ़ जाता है, या फिर उसकी हाइट ऑफ स्लोप की हाइट बढ़ जाती है तो भी मास मूवमेंट हो जाता है। ये पहाड़ है, ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ लें, ये पहाड़ है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, मटेरियल बढ़ते जा रहे हैं, किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल फिलिंग की वजह से यहाँ पर मटेरियल बढ़ रहा है। नेचुरल की फिलिंग मतलब बारिश हुई, वो उसके साथ कुछ मैटर आया, वो इसके ऊपर आ गया तो वो मटेरियल बढ़ गया, ठीक है। या फिर ये पहाड़ था, इसके ऊपर मतलब आदमियों ने इधर कहीं सड़क बनाई और काट के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, या कहीं और से मिट्टी ला के उसके ऊपर डाल दी, तो ओवरलोडिंग हो गई एडिशन ऑफ मटेरियल की वजह से, या तो चाहे वो नेचुरली हो चाहे आर्टिफिशियली हो, फिर वो मटेरियल टिकेगा नहीं, वो भी मास मूवमेंट कर जाएगा। अगला पॉइंट है ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब यही ओवरलोडिंग अगर बारिश पड़ जाए बहुत ज़्यादा, या फिर सैचुरेशन हो जाए, मतलब ये चीज़ सैचुरेट हो रखी है, अब इसके ऊपर और चीज़ नहीं आ सकती, हम फिर भी डाल रहे हैं। मान लो हमने चीनी डालना शुरू करा तो उसने ऐसे ढेर बनाया, अब ये सैचुरेट हो गया ये ढेर, उसके ऊपर हम और डालेंगे तो वो गिर जाएगा, है ना, वो चीनी गिरती रहेगी, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग ड्यू टू सैचुरेशन। और वहीं ये जो स्लोप का मटेरियल है ये गीला हो जाए, ल्यूब्रिकेट हो जाए, इसमें ल्यूब्रिकेशन आ जाए, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो चीज़ें होंगी वो फिसलने लगेंगी, है ना, फिसलन भरा है, इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा तो वो फिसल जाएगा। तो ओवरलोडिंग अगर हैवी रेनफॉल या फिर सैचुरेशन या फिर ल्यूब्रिकेशन की मदद से हो, ल्यूब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल हो जाए तो भी हमें क्या मास मूवमेंट देखने को मिलता है। 4 पॉइंट क्लियर। अगला है रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेसेस, है ना। जब हम किसी स्लोप सरफेस के ऊपर से मटेरियल हटा दें तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, मास मूवमेंट देखने को मिल जाता है। भाई अर्थक्वेक्स हो जाएं, एक्सप्लोजन हो जाएं, या फिर मशीनरी की वजह से, जैसे मशीन से हम रोड काटते हैं ना, तो उससे भी मास मूवमेंट हो जाता है। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, जब बहुत ज़्यादा पानी घुस जाए नेचुरली तो उससे भी हो जाता है। अगला पॉइंट समझें, 8th पॉइंट, हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर दिस
स्लोप्स और रिवर बैंक्स। अब क्या होता है, जब जो लेक्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं या रिवर्स हैं, उससे जब बहुत ज़्यादा पानी, उसके जब पानी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है या पानी कहीं चली गई है किसी वजह से और पानी की गिरावट आ गई उनमें, तो पानी की कमी आ गई, तो उनके स्लोप से जो है कम पानी निकलता है, आउटफ्लो ऑफ वाटर जो है कम हो जाता है रिवर बैंक से। इसके कारण भी मास मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जब हम किसी स्लोप से नेचुरल वेजिटेशन हटा दें तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन नहीं मिलेगा और चीज़ें गिरने लगेगी, मास मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। मूवमेंट्स 3 तरह के होते हैं, हीव, फ्लो और स्लाइड। ठीक है, हीविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज, यानी कि वहाँ पर मात्रा बढ़ रही है, हीव हो रही है, भीड़ बढ़ रही है ना, कि टू लिफ्ट अप और पुल, टू लिफ्ट पुल और रेज, हमने इसको हीव अप कर दिया, ऊपर उठा दिया, लिफ्ट करा, पुल करा या रेज करा, तो भी मूवमेंट होने को मिल जाता है। तो हीव, फ्लो और स्लाइड 3 तरह का है। बढ़ते हैं आगे। ओहो, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे, आगे इजी है। तो लैंड स्लाइड्स, भाई लैंड स्लाइड में भूस्खलन क्या होता है, ये रैपिड होता है और परसेप्टिबल मूवमेंट्स होता है, यानी इनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये रैपिड होता है, तेज़ होता है। ड्राई मटेरियल इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक, द डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। जो साइज और शेप होता है डिटैच्ड मास का, जो मास डिटैच हो रहा है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक, उस रॉक में किस तरह की डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रही है, उनकी क्या प्रवृत्ति है। दूसरा, डिग्रीज ऑफ वेदरिंग उस पर कितनी मात्रा में हो रही है। और तीसरा, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप कितना स्टीप है, कितनी ज़्यादा ढाल है। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है लैंडस्लाइड का होना, यानी कि जो मास डिटैच हो रहा है उसका साइज और शेप क्या होगा, वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ मटीरियल सेवरल टाइप्स आर, तो मटीरियल का जो मूवमेंट होता है उसके आधार पर लैंडस्लाइड को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्लम्प। स्लम्प में क्या होता है, जो मटेरियल है वो नीचे खिसकता है और बैकवर्ड रोटेशन करता है। भाई देखो, ये स्लाइड है, अगर वो ऐसे करेगा तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रोटेशन, और ये स्लाइड है या स्लोप है, और अगर वो ऐसे रोटेशन करेगा तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड रोटेशन। तो जब जो भी मटेरियल नीचे जा रहा है स्लोप से, वो ऐसा बैकवर्ड रोटेशन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं स्लम्प। जब इस स्लोप के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड रोटेशन होती है तो उसको हम कहते हैं स्लम्प। ठीक है, इसका फिगर भी है पेज नंबर 50 में, फिगर 6.6 ये है, यानी ये स्लोप था, ये मटेरियल नीचे कैसे, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कैसे, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्लम्प, बैकवर्ड रोटेशन। डेब्रिस स्लाइड की बात करें तो रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस, ये रोल करके नीचे स्लाइड होगा विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, लेकिन इसमें जो रोटेशन होगी वो बैकवर्ड नहीं होगी, मास का जो रोटेशन होगा बैकवर्ड नहीं होगा। अगला है डेब्रिस फॉल आ रहा है तो फ्री फॉल होगा ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस। कोई जो वर्टिकल फेस है, ऐसा वर्टिकल या फिर कोई लटका हुआ फेस है, उससे डायरेक्टली फ्री फॉल होना अर्थ डेब्रिस का, उसको कहते हैं हम डेब्रिस फॉल। रॉक स्लाइड, अब देखो रॉक स्लाइड क्या है, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट सर्फेसेस इज रॉक स्लाइड। जब इंडिविजुअल रॉक मासेस नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं बेडिंग की वजह से, जॉइंट और फॉल्ट सर्फेसेस की वजह से, तो उसको कहते हैं रॉक स्लाइड। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है ओवर स्टीप स्लोप्स। जब ढाल ज़्यादा हो तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट और डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि विनाश करती है। इट अफेक्ट्स मटेरियल अप टू सब्सटेंशियल डेप्थ, ये मटेरियल को सब्सटेंशियल डेप्थ तक अफेक्ट करता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि आगे रॉक फॉल आएगा, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा। तो जो यही भी बता देता हूँ, तो रॉक स्लाइड में मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ तक अफेक्ट होते हैं, वहीं रॉक फॉल में कम डेप्थ तक होते हैं, शैलो डेप्थ तक होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रॉक स्लाइड और रॉक फॉल में। स्लाइड्स अकर एज प्लेनर फेलियर्स along discontinuities like bedding planes that dip steeply। जो प्लेन है वो फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं बेडिंग प्लेन्स में स्टीप डिप की वजह से, यानी ढाल ज़्यादा है
तो उसकी वजह से जो ढाल ज़्यादा है और जो डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं उसकी वजह से प्लेन फेल कर जाते हैं और टूट जाता है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। रॉक स्लाइड्स मटीरियल अफेक्ट्स मटीरियल टू सब्सटेंशियल डेप्थ, काफ़ी गहराई तक। रॉक फॉल की बात करें तो फॉल जब भी आएगा तो फ्री फॉल होगा, नहीं तो बाकी जगह स्लाइड हो रहा है। तो फ्री फॉल होगा ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप, किसी भी ज़्यादा ढाल वाले स्लोप में फ्री फॉल होगा रॉक ब्लॉक्स का। ठीक है, कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप, और ये खुद को स्लोप से दूर रखेगा। फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप, यानी कि फ्री फॉल होगा रॉक ब्लॉक्स का और रॉक ब्लॉक खुद को स्लोप से दूर रखेगा। और ये सुपरफिशियल लेयर्स में होता है ऑफ द रॉक, जैसे मैंने बोलता ना पिछले वाले में सब्सटेंशियल डेप्थ तक हो रहा है, इसमें सुपरफिशियल लेयर्स ऊपर ऊपर की लेयर तक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, वेदरिंग मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, इरोजन होता है उसको तोड़ फोड़ कर अपने साथ ट्रांसपोर्ट भी करना, यानी उसको तोड़ फोड़ कर पहले एक्वायर करना, ऑब्टेन करना और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देना। रॉक मलबे को, पत्थर के मलबे को एक्वायर करना और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना, इसको कहते हैं इरोजन। जब मैसिव रॉक्स जो है टूट जाते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में वेदरिंग की मदद से या फिर किसी और प्रोसेस की मदद से, फिर इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, ये उस मैटर को, टूटे हुए मैटर को रिमूव करते हैं, वहाँ से हटाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको दूसरी जगह में। ठीक है, इसी को कहते हैं इरोजन। अब्रेशन बाय रॉक्स, रॉक डेब्रिस एड्स ग्रेटली इन इरोजन। ठीक है, अब ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, रॉक एब्रेशन बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट। देखो, जियोमॉर्फिक एजेंट्स अपने साथ रॉक डेब्रिस ले जाते हैं, पत्थर का मलबा ले जाते हैं, और ये पत्थर का मलबा जो है एब्रेशन कर देता है, यानी कि ये सरफेस को तोड़ देता है, सरफेस को खरोच देता है, तोड़ देता है ना। तो उससे क्या होता है, अब सरफेस को खरोच दिया, तोड़ दिया, तो वो सरफेस अनकवर हो गई और वो भी हमें इरोजन में मदद करती है। ठीक है, यानी कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स की मदद से रॉक डेब्रिस मूव करता है, उससे एब्रेशन होता है, और एब्रेशन हो गया तो उससे मदद मिल जाती है हमें इरोजन में। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, लैंडस्केप इज़ वॉर्न डाउन। भाई जो अर्थ के ऊपर ऊंचाइयां हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, वो काटी जाती हैं, और लैंडस्केप जो है तोड़ फोड़ दिया जाता है, वॉर्न डाउन, उसको काट दिया जाता है। वेदरिंग एड्स इन इरोजन नॉट अ प्री कंडीशन, कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है इरोजन होने के लिए पहले से वेदरिंग हो रखी हो, वेदरिंग बस मदद करती है इरोजन में। वेदरिंग नहीं भी हो रखी है, इरोजन तो तब भी होगा, वो तो काटेगा ही, पर अगर वेदरिंग हो रखी है तो इरोजन आराम से हो जाएगा। तो मतलब देखो, कोई मैटर है, अगर टूटा हुआ मैटर है तो वो आराम से कैरी हो जाएगा, यानी कि इरोजन हो जाएगा इजीली। बट अगर टूटा हुआ मैटर नहीं है तो पहले ये जो वेदरिंग एजेंट्स हो जाए, ये जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं सॉरी, वो पहले इसको तोड़ेंगे, फिर तोड़कर अपने साथ ले जाएंगे, और ले जाना तो तय है ही। ठीक है, पर टूटा हुआ है तो वो उसको मदद कर देता है, अगर नहीं भी टूटा हुआ है तो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है, यानी कि वेदरिंग पहले से वेदरिंग अगर वेदरिंग हो रखी है तो ही इरोजन हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इरोजन अगर वेदरिंग नहीं भी हो रखी तो भी होगा, इरोजन ने तो काटना ही है। ठीक है, अगला है डिग्रेडेशनल प्रोसेस। अब कुछ डिग्रेडेशनल प्रोसेस हैं जैसे वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन, ये डिग्रेडेशनल प्रोसेस हैं, ये चीज़ों को तोड़ती हैं। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी चेंजेस हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं उसका एकमात्र रीज़न है इरोजन। जो डेन्यूडेशनल प्रोसेस होते हैं जैसे कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, ये काइनेटिक एनर्जी से कंट्रोल किए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि जहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर। इरोजनल एजेंट्स की बात करेंगे तो एक आते हैं क्लाइमेटिक इरोजनल एजेंट्स, यानी क्लाइमेटिक एजेंट्स, तो वो हैं 3, विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स। विंड जो है उसमें वो गैसेस स्टेट का है, रनिंग वाटर लिक्विड का है और ग्लेशियर्स सॉलिड स्टेट का है, और बाकी के एजेंट्स हैं वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा आगे। वेव्स कंट्रोल्ड बाय द लोकेशन, ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया, वो किस किस से कंट्रोल होते हैं, ये क्लाइमेटिक एजेंट्स थे। ठीक है, बात करें वेव्स की तो उनको कौन कंट्रोल करता है, लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर।
वेव्स को कंट्रोल करता है लिथो और हाइड्रोस्फीयर के इंटरफेस में जो लोकेशन है वो चीज़, और दूसरा कोस्टल रीजन डिटरमाइन करती है कि वेव्स का वर्क कैसा होगा। दूसरा ग्राउंड वाटर की बात करें तो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन, उस रीजन के जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो देखते हैं ग्राउंड वाटर का वर्क। लिथोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि जो रॉक्स हैं उनके कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है, रॉक्स और उसकी जो फिजिकल कैरेक्टर है वो चीज़ देखती है कि ग्राउंड वाटर में का काम कैसा होगा। अगर रॉक्स परमिएबल हैं और सॉल्यूबल हैं, है ना, रॉक्स परमिएबल हैं यानी वो अलाउ करती हैं चीज़ों को अपने आप में आना जाना, सॉल्यूबल है, एंड एसिडिक वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स। भाई कास्ट टोपोग्राफी एक तरीके की यूनिक लैंडफॉर्म होती है। ये कब देखने को मिलती है? जब रॉक्स हमारी परमिएबल होती हैं, सॉल्यूबल होती हैं और वो एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट कर पाती हैं, तब कास्ट टोपोग्राफी बनती है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिपोजिशन की तरफ। तो जब इरोजन हो जाता है, ये डिपोजिशन इरोजन का कंसिक्वेंस है, इरोजन का रिजल्ट है डिपोजिशन। इरोजन में क्या होता है, मटेरियल अपने साथ कैरी करके लाते हैं इरोजनल एजेंट्स, ठीक है, फिर इरोजनल एजेंट्स चलते चलते अपनी वेलोसिटी लूज करने लगते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। जेंटलर स्लोप्स में जब ढाल खत्म हो जाती है तो उनकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है, उनके चलने, इरोजनल एजेंट्स के चलने की एनर्जी खत्म हो जाती है, उनकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है। फिर वो अपने साथ जो मटेरियल लाए के रहते हैं, पहले वो देखो, पहले वो ढलान से आए, ऐसे ढलान से आए, चलते गए, फिर ढलान कम हुई तो यहाँ पर अब वो धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी लूज होगी। फिर जो भारी मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, वो पहले सेटल होने लगेंगे और बाद में थोड़ा आगे चलते चलते धीरे धीरे करके फिर उससे छोटा, फिर फाइन मटेरियल्स बाद में सेटल होंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, इन यहाँ पर फिर आगे जो भी गड्ढे आएंगे ये मटेरियल उनमें भर जाएगा, है ना। तो बाय डिपोजिशन डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप, डिप्रेशंस भर जाते हैं इससे। अब जो ये डिपोजिशनल एजेंट है या इरोजनल एजेंट है या एग्रेडेशनल एजेंट है, ये सारी की सारी सेम चीज़ें। एग्रेडेशन मतलब एडिशन ऑफ मटेरियल, या ये लैंड को बना रहा है, फिल कर रहा है, तो उसको कहते हैं एग्रेडेशन। डिपोजिशन, इरोजनल एजेंट, ये सारी की सारी सेम चीज़ें। ये एजेंट है रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एक चीज़ में क्या है, डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एन एजेंट। डिपोजिशन किसी एजेंट की वजह से नहीं हो रहा है, वो बस इस वजह से हो रहा है कि इनकी एनर्जी लूज हो गई और वो यहाँ पर सेटल होने लग गए, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें एक छोटी सी और चीज़ है, ये वैसे उतना ज़रूरी है नहीं, बस इसमें ये दे रखा है कि इंडिया में क्या होता है, हिमालयाज़ हैं और नीलगिरीज हैं। हिमालयाज़ नॉर्थ में है और नीलगिरीज साउथ में है। तो हिमालयाज़ में एवलांचेस, जो डेब्रिस फ्लो होता है, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं नीलगिरीज में ये कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। ये मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री और अनकंसोलिडेटेड या फिर सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स का बना हुआ है, और स्लोप्स जो है यहाँ पर वेरी स्टीप हैं। वहीं नीलगिरीज जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या फिर वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं हमें अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, ये रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल हैं और ये जो है हार्ड रॉक्स के बने हुए, ये अनकंसोलिडेटेड रॉक्स से बने हुए, ये हार्ड रॉक्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पर डेब्रिस, एवलांचेस या लैंडस्लाइड्स कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मैनी स्लोप्स आर स्टीपर विद ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिप्स एंड एस्कार्पमेंट्स इन द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर स्लोप्स जो हैं स्टीपर भी हैं, ढाल ज़्यादा भी है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस प्रोनाउंस। तो जब मैकेनिकल वेदरिंग होती है वो टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ पर जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है वो इन चीज़ों की वजह से नहीं हो रही, वो ढाल की वजह से या वर्टिकल क्लिप्स की वजह से नहीं हो रही, वो होती है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादा रेंज तक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है ओवर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। वो इस वजह से होती है यहाँ पर डेब्रिस फ्लो, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। It results in direct rock fall, landslide and debris avalanches। तो ये हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलता है, नीलगिरी में कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रही है मैंने कि मैं ये चीज़ें ख़त्म कर दूं, थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, बट आप देखना इसे ज़रूर, वरना ये टॉपिक अलग अलग वीडियो में नहीं बांटना चाहता था मैं। ये सारी की सारी हमने एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस 3 पढ़ी है हमने। 3 क्या, डिपोजिशन पढ़ा, इरोजन पढ़ा, ठीक है,
लैंडस्लाइड पढ़ा, मास मूवमेंट पढ़ा और वेदरिंग पढ़ा। ये सारे हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।